Hello bachcho, let's read the question. The question is a source-based question. Let's read about it. Question says read the information below and answer the questions that follow. Question में हमें information पढ़नी है और questions के answer देने हैं. Let's read. Equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. कहते हैं अगर हम लॉ के सामने इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं है कि सबको यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट दिया जाए. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning man. अगर कहते हैं आपको याद हो तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम के ऊपर जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, सबसे पहले के गवर्नमेंट सेटअप करने की बात की गई, लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई, तो वहां पे राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया था, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही दिया गया था. मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड ऑल वुमेन, और सभी जो वुमेन थी उसको दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था. इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करते हैं, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. लिबरलिज्म क्या बात करता है? लिबरलिज्म मार्केट्स को फ्री करने की बात करता है. अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. ये स्टेट इम्पोज जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मूवमेंट जो गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट है उसके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जितने बैरियर्स लगे उन सबको खत्म करने की बात करता है. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास. ठीक है, और ये 19th सेंचुरी में नई मिडिल क्लास जो आ रही थी उनकी सबसे मेन डिमांड यही थी, मार्केट्स को फ्री किया जाए और स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जाए. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. कहते हैं नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस तरह का था कि उन्होंने क्या किया, 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन जो है वो बनाई थी, जिसमें 39 स्टेट्स थे. Each of these possessed its own currency. हर स्टेट की अपनी करेंसी थी. And weights and measures, हर जो है स्टेट उसका अपना वेइंग और मेजरिंग सिस्टम था. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers. अगर कहते हैं 1833 की हम बात करें, कोई भी मर्चेंट, कोई भी बिजनेस पर्सन है, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था, फिर जाकर वो अपनी चीजों को बेच सकता था. एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन ऑफ देम. ठीक है, और हर बैरियर के ऊपर उसको 5% अपना कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. Duties were often divided according to the weight of measurement of the goods. देखिए, अब अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उसे हर जगह के ऊपर उसके सिस्टम की हर जगह का अपना मेजरिंग और जो वेइंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें अपना टैक्स देना पड़ता था. As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. ठीक है, इसकी वजह से जो मर्चेंट्स थे उनके लिए काफी ज्यादा टाइम उनका खराब होता था. एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, बैरियर्स को क्रॉस करना, फिर वहां पे अलग अलग जो है वो अलग अलग मर्चेंट जो है वो अलग अलग वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना टैक्स देते थे. सो द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल वाज द एले व्हिच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. ठीक है, वहां पे उस टाइम के ऊपर जो मेजरमेंट थी क्लोथ की उसे एले कहा जाता था, जो हर रीजन में अलग अलग थी. Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes. ऐसी जो obstacle, ऐसी problems जो है economic exchange के आगे new commercial classes को लगा कि economic exchange में सबसे बड़ी problem ये problems हैं. Who argued for the creation of unified economic character and allowing the unhindered movement of goods and the people and capital. ठीक है, तब नई जो मिडिल क्लास थी वो क्या चाहती थी, नई इकोनॉमिक क्लास क्या चाहती थी, सारे बैरियर्स को खत्म किया जाए, सारी ड्यूटीज को खत्म किया जाए, एक यूनिफाइड सिस्टम जो है बनाया जाए जिसमें फ्रीली लोग जो है मूवमेंट कर सके, ट्रेडर्स मूवमेंट कर सके, गुड्स और गुड्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बचाया जा सके. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द हर्डल्स इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में कौन कौन सी हर्डल्स की बात, प्रॉब्लम्स की बात जो है यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स की बात की जा रही है. So let's read about the answer. Answer says the following are the obstacle. नीचे दिए गए obstacles की बात हम कर रहे हैं, hurdles की बात कर रहे हैं. Number 1 is state imposed restrictions on the import and export. देखिए उस टाइम के ऊपर क्या था, import export के ऊपर स्टेट ने बेइंतहा जो है restrictions लगा रखी थी, अपनी जो barriers लगा रखे थे, जो काफी बड़ी problem थी उस टाइम के ऊपर. No centralized administrative system. कोई centralized, कोई proper जो है administrative system जो है वो नहीं था, सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो नहीं था.
अब different types of currencies in each and every region, हर region में अपनी different types की currencies थी, अपनी different type का जो है वो currency को follow करते थे. कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, हर रीजन में अपना वेट सिस्टम था, अपना मेजरमेंट सिस्टम था, अपनी करेंसी थी, जिसकी वजह से मर्चेंट जो है उनके लिए काफी प्रॉब्लम आती थी जब वो अपना सामान खरीदने या बेचने के लिए जाते थे. सो दीज वर द मेन ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही थी. सो दिस इज द आंसर ऑफ द question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.